TNT हिंदी मूवीज प्रेजेंटिंग द फाउंडर। ये मैकडोनल्ड की सच्ची बायोग्राफिकल कहानी पर मबनी फिल्म है। ये कहानी शुरू होती है सन 1954 से। यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है रे क्रॉक। रे क्रॉक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह काम किया। इसने एम्बुलेंस में ड्राइवर के तौर पर काम किया और एक बैंड में पियानो भी बजाया। सेल्समैन बनकर इसने पेपर कप्स भी बेची और रियल एस्टेट का काम भी किया। लेकिन सन 1954 में आज जब वो 52 साल का हो चुका है तो वो मिल्क शेक मिक्सर बेचता है और उसने आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन रे अपनी ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ना चाहता है। वो कुछ करना चाहता है, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है। एक दिन रे जब अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है तो वो बताती है कि हमारे पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं और हमें एक ऑर्डर भी मिला है कैलिफोर्निया के किसी टाइवान रेस्टोरेंट से और हमें इन्हें 6 मिक्सर डिलीवर करने हैं। रे कहता है कि 6 एक ही जगह? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही जगह 6 मिक्सर उन्होंने कभी भी डिलीवर नहीं किए। वो कहता है कि मुझे उनका नंबर दो, मैं इनसे रिकन्फर्म करता हूँ। और वो वहाँ कॉल करता है। दूसरी तरफ इसकी बात होती है डिक से। रे इसे कहता है कि आपने मिक्सर का ऑर्डर दिया था, शायद मेरी सेक्रेटरी से सुनने में गलती हो गई, इसने ऑर्डर अच्छे से नहीं सुना। आपने 6 मिक्सर का ऑर्डर दिया था? वो कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने 6 कहा था, दरअसल हमें 8 चाहिए। ये सुनकर रे हैरान रह जाता है। वो इनका एड्रेस लेता है और उस जगह जाता है जहाँ पर इनका रेस्टोरेंट होता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि इनके रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन होती है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका नंबर आ जाता है। और जब वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो कुछ ही सेकंड में इसका ऑर्डर मिल भी जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। रे अपना फूड लेकर एक बेंच पर खाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी सफाई करता हुआ आता है। वो पूछता है कि आपको बर्गर कैसा लगा? रे कहता है कि काफ़ी अच्छा है। वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ, मेरा नाम है मैकडोनल्ड। रे उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। वो कहता है कि मेरा नाम है रे क्रॉक। और इसका नाम सुनने के बाद वो आदमी इसे पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जिन्हें हमने मिक्सर का ऑर्डर दिया है। और इसके बाद वो रे को अपने रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। रे को इनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और रे इन्हें कहता है कि मैं आपको डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ। टिक कहता है कि मुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। रे कहता है कि मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे शुरू किया। और इसके बाद ये सब डिनर पर जाते हैं। मैक रे को बताता है कि हम छोटे थे और हम भूखे थे, हमारे शहर में नौकरी के कोई भी चांस नहीं थे, इसलिए हम हॉलीवुड आ गए। दरअसल मैं एक एक्टर बनना चाहता था और डिक तो हमेशा से पैसा कमाना चाहता था, इसलिए हमने कोलंबिया पिक्चर में ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया। और कुछ ही सालों में हमने इतना पैसा कमा लिया कि हम अपना एक छोटा सा थिएटर खोल सकते थे। ये बात है सन 1929 की। इस वक्त साल में 1 या 2 पिक्चर ही रिलीज़ हुआ करती थी, इसलिए इस लाइन में पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट खोल लें। हमने आर्केडिया शहर में हॉट डॉग और ऑरेंज जूस बेचने का काम शुरू किया। मैक ये भी बताता है कि उस वक्त हमारे मेन्यू में 27 आइटम थी, लेकिन बाद में मैक ने ऑब्जर्व किया कि उनकी 87% बेकरी सिर्फ 3 चीज़ों की है, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और सॉफ्ट ड्रिंक। साथ ही हमने सारे पेपर पैकेजिंग करना शुरू कर दी थी ताकि बर्तन लाना, धोना, ये सब काम ख़त्म हो जाए। और सिगरेट मशीन भी हटा दी थी ताकि आवारा बच्चे हों वो यहाँ ना आएँ। लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सिर्फ हमारा हो, अपना ओरिजिनल आइडिया। और तब हमने सबसे बड़ी चीज़ हटा दी, इंतज़ार। हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने कस्टमर का ऑर्डर 30 सेकंड में पूरा करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें अपने पूरे किचन को रीडिज़ाइन करना पड़ता। इसलिए हम टेनिस कोर्ट गए और हमने वहाँ एक स्केच बनाया जिस पर हमने अपने एम्प्लॉइज़ को प्रैक्टिस करवाई। शुरू में कुछ इतना अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के बाद हम कामयाब हो गए और हमने एग्जैक्टली अपना किचन उसी तरह बनवाया जिस तरह हमने टेनिस कोर्ट पर लाइन खींची थी। और इस तरह दुनिया का सबसे पहला, सबसे फास्ट रेस्टोरेंट, सबसे फास्ट किचन तैयार हो गया। लेकिन हमारा आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप रहा। अगले दिन जब वहाँ पर गाड़ियाँ आके रुकी तो वह हॉर्न बजाने लगी। और जब हमने इन्हें कहा कि आपको अपना ऑर्डर खुद ही प्लेस करना है तो वो गुस्सा हो गए और ज़्यादातर लोग अपनी कार दौड़ाकर वहाँ से निकल गए। और जो लोग अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आए थे
वो भी हमारी इस सोच से, इस सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शाम को 5 बजे तक इन्हें एहसास हुआ कि उनका ये फैसला, ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था। और डिक ये सोचने लगा कि इन्हें अपने किचन को पुराने तरीके से बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। मैक ये नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि अब एक बार फिर से ग्रैंड ओपनिंग करेंगे ताकि लोगों को समझा सकें। और ये ऐसा ही करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों का रश जमा हो जाता है, लेकिन फिर वहाँ काफ़ी सारे कीड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वो सब चले जाते हैं। और अगली सुबह मैक और डिक विंडो पर खड़े होकर ये सोच रहे थे, तभी इनकी विंडो पर एक बच्चा आता है और वो इन्हें 3 बर्गर का ऑर्डर देता है। हालांकि रेस्टोरेंट बंद होता है, लेकिन फिर भी मैक इसके लिए रेस्टोरेंट बनाता है। और ये बच्चा जब जा रहा होता है तो वहाँ पर एक और गाड़ी आके रुकती है और इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और एक एक करके वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। और कुछ ही देर बाद इनकी विंडोज़ के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती है और इसके बाद ये लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होती। 30 सालों से ये दोनों भाई जो मेहनत कर रहे थे, आज वो कामयाब हो चुकी है। इनकी पूरी कहानी सुनने के बाद रे वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह वो इनके पास दोबारा आता है। वो इनसे कहता है कि हमें फ्रेंचाइज़ खोल लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमने कोशिश की थी और हमारी 5 फ्रेंचाइजी हैं और इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते। ये कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल, वो लोग वहाँ पर क्या करेंगे, क्या बेचेंगे, इस पर चेक रखना बहुत मुश्किल है। एक जगह हमने फ्रेंचाइज दी थी, वहाँ का मेन्यू ही अलग था, वो बैरिटोस बेच रहे थे। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि 50 घटिया रेस्टोरेंट खोलने से बेहतर है कि हम एक रेस्टोरेंट पर ज़्यादा ध्यान दें। वहाँ दीवार पर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट की तस्वीर लगी होती है और रे इनसे कहता है कि ये क्या है। मैक कहता है कि ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है और ये डिक का आइडिया है। फिनिक्स में भी हमारे पास एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है। रे फिनिक्स जाता है और वो इस रेस्टोरेंट को देखता है और इसे देखने के बाद वो बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि ये एक अनोखा आइडिया है। वो अपनी वाइफ को भी बताता है। इसकी वाइफ नहीं चाहती कि रे अब और ज़्यादा इधर उधर भागे क्योंकि वो बहुत मेहनत कर चुका है और वो चाहती है कि वो अपना टाइम अपनी फैमिली को दे। लेकिन रे बहुत मेहनती होता है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और एक बार फिर से इन दोनों भाइयों के पास जाता है, मैक और डिक के पास। वो कहता है कि आप अपने लिए नहीं तो अपने मुल्क के लिए करें, अमेरिका के लिए करें। और वो इन्हें बताता है कि मैं बहुत सारे शहरों में गया हूँ और 2 चीज़ें हर शहर में कॉमन थी, एक चर्च और दूसरी अदालत। अदालत के ऊपर झंडे लगे होते हैं और हर चर्च के ऊपर एक क्रॉस का निशान होता है। हम मैकडॉनल्ड को भी ऐसा ही बना सकते हैं, जहाँ पर फैमिली आएंगी, ना सिर्फ वो वहाँ पर बर्गर खाएंगी बल्कि वहाँ पर फैमिली एक साथ बैठेंगी। और ये अमेरिका का एक नया चर्च बन सकता है जहाँ पर पेट और रूह दोनों की भूख मिटेगी। ये हफ्ते के 7 दिन खुलेगा, संडे को भी, और गोल्डन आर्चेस होंगी। मैक और डिक इस बात के लिए मान जाते हैं। डिक की भी यही ख्वाहिश होती है कि हर शहर में एक मैकडॉनल्ड्स हो। वो रे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें काफ़ी सारी शराइत होती हैं और रे इन सारी शराइतों को मान जाता है। लेकिन इन्हें एक नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए अब पैसे चाहिए और जिसके लिए रे अपना घर गिरवी रख कर लोन लेता है। रे ने आज से पहले ज़िंदगी में बहुत सी फेलियरशिप देखी है और 50 साल से ज़्यादा होने के बाद भी जब लोग अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, वो अपना घर गिरवी रख कर एक रेस्टोरेंट, एक नए आइडिया पे काम करना चाहता है। और कुछ ही दिनों के बाद इनकी एक नई ब्रांच यानी कि मैकडॉनल्ड का एक और नया आउटलेट खुल जाता है। इसमें रे दिन रात एक कर देता है। हालांकि मैक और डिक दोनों भाई को रे की कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं होता, जैसा कि रे मैकडॉनल्ड के मेन्यू में कोका कोला ऐड करना चाहता है। कोका कोला कंपनी क्योंकि इन्हें स्पॉन्सरशिप दे रही थी, लेकिन वो दोनों भाई इसके लिए एग्री नहीं होते। और एक दिन जब वो अपनी वाइफ के साथ अपने दोस्तों के पास रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है तो वो कहता है कि मेरे पास एक बिज़नेस का नया आइडिया है। इसके दोस्त इस पर हंसते हैं क्योंकि इससे पहले भी वो कई सारे आइडियाज़ उन्हें सुना चुका होता है। रे की वाइफ कहती है कि ये आइडिया सच में लाजवाब है और रे जब अपने दोस्तों को इस आइडिया के बारे में बताता है तो इनके दोस्त भी फ्रेंचाइज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर मैकडॉनल्ड की 3 और नए रेस्टोरेंट खुल जाते हैं।
लेकिन इनके काम से, इनकी सफाई के तरीके से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और इसके बाद वो ये तय करता है कि वो अपनी टीम बनाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू करता है जो जुनूनी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और वो इन सबस को कहता है कि हम एक फैमिली है। इसके बाद रे एक आदमी से मिलता है जो कि एक रेस्टोरेंट का ऑनर होता है, और इसका रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। इसका नाम होता है रोली स्मिथ। रोली स्मिथ मैकडॉनल्ड के कॉन्सेप्ट से बहुत इंस्पायर होता है। वो कहता है कि मैं भी एक फ्रेंचाइज लेना चाहूँगा और मैं उसे शहर के बहुत प्राइम लोकेशन पर खोलना चाहूँगा। रोली स्मिथ की वाइफ होती है जॉन, और जॉन को देखकर रे पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाता है। जॉन वहाँ पर पियानो भी बजाती है और रे इसके साथ पियानो बजाता है। अब हालांकि मैकडॉनल्ड ने 1 साल में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी रे को पैसे इतने अच्छे नहीं बच रहे होते क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। और इसीलिए मैक और डिक को कॉल करता है और कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाना चाहिए ताकि मेरा परसेंटेज बढ़ सके। वो इस बात को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। वो साफ साफ मना कर देते हैं। हालांकि रे अभी तक मैकडॉनल्ड के 13 आउटलेट्स खोल चुका होता है, लेकिन वो पैसे नहीं कमा रहा। और इसके बाद रे बैंक जाता है ताकि उसे कुछ और वक्त की मोहलत मिल सके। वो जानता है कि अगर इसने पैसे नहीं भरे तो इसे उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब जब वो बैंक में बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी इसकी सारी बातें सुन रहा होता है, और इसका नाम होता है हैरिसन। वो रे के पीछे पीछे जाता है और इसे बताता है कि अगर तुम इस बिज़नेस से पैसा नहीं कमा रहे तो तुम कुछ गलती कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने मैकडी देखा है, मैं दिन में 2 बार वहाँ ज़रूर जाता हूँ और मैं आपकी कामयाबी से बहुत इम्प्रेस हूँ। इसके बाद हैरी रे के ऑफिस जाता है और इसके कॉन्ट्रैक्ट को देखता है जो रे के बीच में और मैक और डिक के बीच में हुआ होता है। इसको देखने के बाद उसे पता चलता है कि रे का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है, और अगर वो किसी भी तरह से चेंज लाना चाहता है तो इसके लिए उसे लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और चेंज भी तब ही कर सकता है जब इसको मैक और डिक की परमिशन हो। हैरी रे से पूछता है कि जब आप किसी को फ्रेंचाइज देते हो तो इसकी क्या टर्म्स होती हैं। रे कहता है कि जिसे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज चाहिए होती है वो अपनी ज़मीन ख़रीदता है, इस पर कंस्ट्रक्शन करता है, और इसके बाद हम उसे 20 साल का फ्रेंचाइजी लाइसेंस देते हैं। साथ ही साथ हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, मैकडॉनल्ड का पूरा सिस्टम बताते हैं कि ये कैसे चलता है। हैरी उसे बताता है कि इस तरीके से आप कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते और मैकडॉनल्ड को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते। और इसके बाद रे एक और कंपनी खोलता है जिसका नाम होता है फ्रेंचाइज रियलिटी कॉर्पोरेशन। लेकिन जब ये बात मैक और डिक को पता चलती है तो वो इसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम मैकडॉनल्ड के अंदर कुछ भी नहीं बदल सकते, इसके लिए तुम्हें हमारी परमिशन की ज़रूरत होगी। रे कहता है कि मैकडॉनल्ड के अंदर मैं कुछ नहीं बदल रहा, वो सब आप तय करेंगे, लेकिन ऊपर नीचे क्या होगा ये सब मैं तय करूँगा। और रे को कई सारे फ्रेंचाइजी भी मिल जाते हैं और इसका काम अब बढ़ने लगता है। साथ ही साथ वो पाउडर वाले मिल्क शेक भी अपने मैकडॉनल्ड में शुरू कर देता है। जब ये बात डिक और मैक को पता चलती है तो वो इसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सब रोकना होगा। रे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ऑर्डर ले चुका हूँ, तुम हर बात पर ना कहते हो, तुम तरक्की के रास्ते पर आते हो और अब मैं तुमसे कोई ऑर्डर नहीं लूँगा। मैक कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल रहे हो। रे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट दिल की तरह होते हैं, वो तोड़ने के लिए ही बनते हैं। इस बात से गुस्से में आकर मैक फ़ोन रख देता है। वहीं रे पूरे मुल्क में कई आउटलेट्स खोल देता है, और अब जो कंपनी रे ने खुद की शुरू की थी जिसका नाम फ्रेंचाइज रियलिटी कॉर्पोरेशन था, वो इसका नाम बदलकर मैकडॉनल्ड कॉर्पोरेशन रख देता है। जब ये बात उन दोनों भाइयों को पता चलती है, दोनों बहुत गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें मैकडॉनल्ड से निकालते हैं। रे कहता है कि तुम एक छोटी सी जगह के छोटे से बिजनेसमैन हो, लेकिन मैं पूरे मुल्क में फैला हुआ हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैक रे को कहता है कि तुम धोखेबाज हो, ये सब हमारा आइडिया था, सबसे तेज़ तरीन सर्विस का, और तुमने हमारा आइडिया चुराया है। रे कहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता था, जीतना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ठीक की तरह खड़े रहे, और बिजनेस के लिए कड़ा बनना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और वो सब कुछ मैंने किया। मैक उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। ये कहता है कि मैं 17 शहरों में कई मैकडॉनल्ड्स चलाता हूँ और मैं एक बड़ी कंपनी का CEO हूँ, तुम एक छोटी सी जगह के छोटे से बिजनेसमैन हो।
और तुम एक लोकल हो। ये बातें सुनने के बाद मैक को डायबिटिक अटैक आ जाता है। उसकी डायबिटिक हालत की बिना पर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो रे उसे मिलने के लिए आता है। इसे एक ब्लैंक चेक देने के बाद वो कहता है, तुम क्या खरीदना चाहते हो? रे कहता है कि पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे। रे अपने भाई डिक को कहता है कि हम इससे कभी नहीं जीत पाएंगे, इससे कभी पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे। डिक रे को कॉल करता है और कहता है कि हमें $2.7 मिलियन चाहिए और कंपनी के प्रॉफिट का 1% और सेंट बर्नार्डो में जो पहला इनका मेटी होता है इसकी ऑनरशिप भी चाहिए। रे को ये सब ज़्यादा लगता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। इसके बाद वो कहता है कि 1% जो तुम्हें प्रॉफिट चाहिए वो मैं लिखित में नहीं दे सकता। मैकडोनल्ड और इसका भाई टेक इस बात के लिए मान जाते हैं। मैक रे से एक बात पूछता है कि जिस दिन पहली बार तुम हमारे रेस्टोरेंट आए थे तो हमने तुम्हें अपने काम करने का पूरा तरीका, अपना पूरा आइडिया समझा दिया था, तुमने अपना खुद का काम क्यों नहीं किया? रे कहता है कि कामयाबी इस रेस्टोरेंट और इस आइडिया में नहीं बल्कि इस नाम में है, मैकडोनल्ड। वो कहता है कि अमेरिका में इस सरनेम के कितने सारे लोग हैं और ये सरनेम अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। जिस दिन पहली बार मैंने इसका नाम तुम्हारे रेस्टोरेंट के ऊपर देखा था मुझे लगा था कि ये मेरा नाम होना चाहिए था और आज ये मेरा है। इसके बाद इन दोनों भाइयों को इस काम से, उस नाम से जो उन्होंने कभी शुरू किया था, अलग थलग कर दिया जाता है। और रे जो कभी सेल्समैन था, इसके 5 मुल्कों में 1600 मैकडोनल्ड चलते हैं जिसका सालाना टर्नओवर 400 करोड़ रुपए है। ये बताता है कि आज मैं इतना कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर ज़िद थी। दुनिया में टैलेंटेड लोग चारों तरफ हैं लेकिन आगे वही बढ़ता है, कामयाब वही होता है जिसके अंदर ज़िद होती है। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि रे जॉन से शादी कर लेता है, वही लेडी जिसके साथ उसने एक दिन रेस्टोरेंट में पियानो बजाया था, जो रोली स्मिथ की वाइफ थी जिसने उससे फ्रेंचाइज ली थी। रे एक स्पीच भी देता है जिसमें वो अपने आप को प्रेजेंट करता है और अपनी कामयाबी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि इन दोनों भाइयों को यानी मैकडोनल्ड को और रेडोनल्ड को 1% का जो रे ने वादा किया था वो इसने कभी नहीं दिया, जो सालाना कम से कम $100 मिलियन बनता है। और इस तरह से जो कहानी 1954 में शुरू हुई थी वो सन 1990 में आके ख़त्म हो जाती है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।